पेशावर में अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है। मस्जिद के अंदर धमाका हुआ जिसके नतीजे में 50 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है और धमाके की नौयत भी मालूम की जा रही है। नहीं आती लोगों को, मस्जिद में जाते हैं ये नमाज पढ़ने के लिए और सबसे आगे खड़े होके ये बता रहे होते हैं कि जी हम तो बड़े खुदा के बंदे हैं और क्या है, और इस तरह से लोगों को तकलीफें देना और लोगों की जानें लेना तो बहुत ही अफसोसनाक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल पाकिस्तानी मीडिया लेटेस्ट में स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। दहशतगर्दी की इस जंग में कुर्बानियां देने से दरेग नहीं करेंगे, बुज़दिल दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे। दहशतगर्दी की कमर टूट चुकी है। इसके अलावा दुश्मन अगर ये समझता है कि वो अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त कर देगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम सीसा पिलाई दीवार की तरह दहशतगर्दी के सामने खड़े रहेंगे। ये तमाम बयानात देने का वक्त और मौसम दोबारा से आ चुका है, और वो इसलिए आ चुका है कि अब से कुछ देर पहले ज़ोहर की नमाज के बाद पेशावर में पुलिस लाइंस के हेडक्वार्टर में रेड जोन के अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को क्रॉस करके जहां आइडेंटिफिकेशन करवानी होती है, एक अटैकर पहुंचता है और मस्जिद की पहली सफ़ में नमाज के दौरान खड़ा होकर अपने आप को धमाका करके बम से उड़ा लेता है, जिसके बाद छत गिर जाती है मस्जिद की। और अब तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि 30+ कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं, और बैनुल अक़वामी मीडिया ये कह रहा है कि 50 से ज़ायद अफराद जो हैं उनकी जान जा चुकी है अब तक। और ये कहा जा रहा है कि ये डेथ टोल डबल भी हो सकता है, क्योंकि 150 से ज़ायद लोग इंजर्ड हैं जिनका इलाज हो रहा है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के अंदर। तो 2023 का ये पहला महीना है। 2022 के अंदर भी बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या पेशावर के अंदर हुआ, 50 से ज़ायद लोगों की जानें गईं। 2023 का आगाज़ भी आपके सामने है, जहां पेशावर में ही खून की होली खेली जा रही है। तो जिस दिन तालिबान की रजीम अफ़गानिस्तान में आती है और आप यहाँ पर जश्न मनाते हैं और आप यहाँ पर तालियां बजाते हैं, आप कहते हैं ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूट गईं, उसी दिन से हम चीखते आ रहे हैं कि इस सारी जंग के अंदर जो ईंधन बनेगा इस आग का वो पश्तून होगा। लेकिन किसी को शायद ये बात समझ नहीं आती, या फिर शायद उनको मकसूद ही ये है कि अगर ऐसा होता है तो होता रहे, हमारा क्या जाता है। हम तो 1.5 साल से ये बात कर रहे हैं कि आपका वाकई कुछ नहीं जाएगा। उसकी वजह ये है कि आपने जहाँ जाकर चाय पी, जिन लोगों को सपोर्ट किया, उनकी जेलों से जो छूट कर आए, उन्होंने ये सारा सैलाब आपके ऊपर ही फेंकना था। ये हर बेवकूफ़ से बेवकूफ़ और अंधे से अंधे इंसान के लिए भी देखना मुश्किल नहीं था जो होना था। और अब कौन मर रहा है, आपसे सवाल ये है। बताइए, अगर कोई ऐसा फ़र्द देख रहा है जो किसी और पाकिस्तान के हिस्से में रहता है, जिसका ताल्लुक़ नॉर्थ से, वज़ीरिस्तान से, केपी से नहीं है, उससे सवाल ये है कि अब कौन मर रहा है? पश्तून। क्योंकि ये एविडेंट था कि वहाँ पर जब एहतजाज होते हैं, सवात के अंदर अमन के लिए कितनी बड़ी रैली निकाली गई। इसीलिए निकाली गई कि हम थक चुके हैं इस सारे ट्रीटमेंट से जो हमारा 4 दहाइयों से चल रहा है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछले साल एक पार्लिमानी कमेटी ने एम्पावर कर दिया इस्टेब्लिशमेंट को कि आप जाकर मुज़ाकरात करें टीटीपी से। ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस का हाल है, ये उन सिविलियन लीडरान का हाल है जिनके लिए आप लड़ते मरते हैं, जिनकी आपने डीपियाँ और प्रोफाइल पिक्चर्स और मोबाइल पे वॉलपेपर लगाए हुए हैं कि तू तहरीक इंसाफ वाला, तू नून लीग, तू पीपल्स पार्टी वाला। एक दूसरे के लिए जान देने को आप तैयार हो जाते हैं पार्टियों की लॉयल्टी के लिए। आज वो सारी पार्टियों की औकात क्या है, ये बताइए। क्या वो आपको बचा सकती हैं इस दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से? क्या ये सारी पार्टियां मिल के आपको किसी किस्म का इंसाफ दे सकती हैं? इस वक्त पेशावर के अंदर ये वाक़या हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में किसी की हुकूमत ही नहीं है, हुकूमत डिज़ोल्व हुई है, वहाँ पर गवर्नमेंट स्टैंड ही नहीं करती क्योंकि बैरूनी साजिश के बयानिए चल रहे थे। ये है पॉलिटिशियंस की डिस्क्रिशन। वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब अपना पहला टूर करते हैं वज़ीर आज़म बनने के बाद, लापता अफराद के लिए कहते हैं कि मैं ताकतवर हलकों से बात करूँगा कि उनको बाज़ेयाब करवाएँ। भाई ताकतवर आप हैं, अगर आपसे बड़ा कोई मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है तो हमें बता दें, हम वहाँ चले जाते हैं। लेकिन आप ख़ुद कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं मालूम कि कौन उठा कर ले गया, तो आपने यहाँ पर क्या दहशतगर्दी को बंद करवाना है? आपकी तो सारी जो सिविलियन एजेंसी है वो इकट्ठी होकर इख्तियार किसी और को दे देती है कि जाएँ आप मुज़ाकरात करें। बिलावल भुट्टो के इल्म में नहीं था जब वहाँ जाकर चाय पी जा रही थी, तो अब आप ताज्जुब का शिकार हैं। अब आपकी मजम्मत और ये सारा कुछ ये किस काम का है? कौन इस मजम्मत को बाय करेगा?
تو 3 دہائیوں سے آپ نے اس پالیسی کو اپنایا ہے کہ اگر نارتھ کے اندر آگ لگتی ہے اور وہاں پر جانیں جاتی ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن کچھ جانیں قیمتی ہیں اور کچھ جانیں جو ہیں ان کی قیمت بالکل بھی نہیں ہے، وہ چلی بھی جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس طرح سے اسد درانی صاحب نے آکسفورڈ یونین میں جا کر کہا تھا اے پی ایس پشاور کے بارے میں کہ اٹ واز اے میسو وار، اور اتنی بڑی جنگ کے اندر جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے کولیٹرل ڈیمیج ہوتے رہتے ہیں. جو مارا ماری ہوگی ملک میں وہ جو لوگ ہیں ان کی توجہ بھی تو ادھر ادھر کرنی ہے نا. تو کشمیر کا مدعا اسی لیے وہ بار بار سامنے لے آتے ہیں، انڈیا سے خطرہ ہے، کشمیر سے خطرہ ہے، انڈیا دہشت گرد بھیج رہا ہے، انڈیا سازش کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو وہ پاگل بنا سکے. لیکن لوگ اب پاگل نہیں ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں 22 اکتوبر 2023 کو ہم نے کال دی ہوئی ہے کہ پورے پی او جی بی میں لوگ سڑکوں پر نکل آئیں اور قبضے کریں اپنے شہروں پہ اور آزادی حاصل کریں پاکستان سے. یہ پہلے کبھی ایسی باتیں نہیں ہوئی پاکستانی قبضے والے علاقوں میں، لیکن اب ہم کر رہے ہیں اور لوگ مان رہے ہیں اور لوگ تیاریاں کر رہے ہیں. ہم نے لوگوں کو کہا کہ بجائے اپنی طاقت ضائع کرنے کے اور اپنی انرجی ضائع کرنے کے اس کو پرزرو کریں، اپنے اپنے شہروں میں آرگنائز کریں، دوسرے شہروں میں مت جائیں، جو جہاں ہے وہ وہاں آرگنائز کریں. تو اب پاکستان کے ہاتھ سے گیم ہر طرف سے نکل گئی. جی جی بالکل. اچھا مرزا صاحب ایک سوال اور ہے کہ پاکستان گرفت میں نہ صرف کشمیر کی طرف سے بلکہ ہم چاہے گلگت بلتستان کی بات کریں یا بلوچستان، سندھ، کے پی کے یا ٹی ٹی پی، افغانستان، سب کی طرف سے چوطرفہ جو پاکستان کو گھیرا بندی کی گئی ہے. ایسے میں پاکستان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، پھر بھی پاکستان کوئی ایک انٹرسپیکشن کی بات کرے یا پھر سدھرنے کی بات کرے تو ایک بیٹر سٹیپ جو کنٹری کے فیور میں لینا چاہیے وہ کیوں نہیں لے رہا ہے؟ دیکھیں، میں جب آپ پاکستان کہتی ہیں تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے رولرز، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی ملٹری، تو یہ نیشنلسٹ نہیں ہے. ان کو اپنے ملک سے، اپنے عوام سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ کرپٹ ہیں، یہ کرونیز ہیں، یہ پراکسیز ہیں. ان کا صرف ایک ہی مشن ہے کہ آخری وقت تک جب تک یہ کر سکتے ہیں لوٹ مار جاری رکھیں، پیسہ باہر بھیجتے رہیں، لوٹ مار جاری رکھیں. اور اگر انہوں نے زیادہ پیسے نہیں جمع کیے ہوئے تو بائی ہک اور بائی کروک جو ہے ایکسٹینشن لے لیں، جیسے جنرل باجوہ نے لی تھی اور 12 ارب روپیہ لے کے دبئی پہ چلا گیا، جیسے پیزا جنرل صاحب نے پیزے کی فرنچائزیں بنا لی. اسی طرح سے یہ پاکستان کے عوام کا خون نچوڑنا ہے. یہ نہ پاکستانی ہے، نہ ان کو پاکستان سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ان کو اس خطے سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ان کو کشمیر سے کوئی لینا دینا ہے، اور نہ ہی یہ جو ہے ان کو اپنی عوام سے کوئی لینا دینا ہے. یہ ڈاکو لوگ ہیں، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. ان کا ایک ہی مقصد ہے لوٹنا، اور یہ لوٹ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. دیٹس اٹ. ورنہ ان کو ڈیفالٹ ہو جانا چاہیے تھا. یہ ڈیفالٹ ہوتے، یہ ڈیفالٹ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا.